नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की एनसीईआरटी जो ज्योग्राफी की है उसका अध्याय 4 जो है महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। तो हम शुरू करते हैं। महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। पिछले अध्याय में आपने भूगर्भ के विषय में पढ़ा। आप संसार के मानचित्र से भी परिचित हैं। आप जानते हैं कि पृथ्वी के 29% भाग पर महाद्वीप और बाकी पर महासागर फैले हुए हैं। महाद्वीपों और महासागरों की अवस्थिति, जैसा कि आज मानचित्र पर दिखाई देता है, हमेशा से ऐसा नहीं रही है। इसके अतिरिक्त यह भी एक तथ्य है कि आने वाले समय में भी महाद्वीप और महासागर की स्थिति आज जैसी नहीं रहेगी। अगर ऐसा है तो प्रश्न यह है कि पुरा काल में इसकी अवस्थिति कैसी थी, इनकी अवस्थिति में परिवर्तन क्यों और कैसे होता है। यदि यह सच है कि महाद्वीपों और महासागरों की अवस्थिति में परिवर्तन हुआ है और अभी भी हो रहा है, तो आप यह जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि वैज्ञानिक ये सब कैसे जानते हैं। उन्होंने इन महाद्वीपों एवं महासागरों की पहले की स्थिति का निर्धारण कैसे किया होगा। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर और इनसे संबंधित प्रश्न ही इस अध्याय का विषय है। महाद्वीपीय प्रवाह, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। अटलांटिक महासागरीय तटरेखा की आकृति को ध्यान से देखें। इस महासागर के दोनों तरफ की तटरेखा में आश्चर्यजनक सिमेट्री है। इसी समानता के कारण बहुत से वैज्ञानिकों ने दक्षिण व उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप और अफ्रीका के एक साथ जुड़े होने की संभावना को व्यक्त किया। विज्ञान के इतिहास के ज्ञात अभिलेखों से पता चलता है कि सन 1596 में एक डच मानचित्रवेत्ता अब्राहम आर्टेलियस ने सर्वप्रथम इस संभावना को व्यक्त किया था। एंटोनियो पेलेग्रिनी ने एक मानचित्र बनाया जिसमें तीनों महाद्वीपों को इकट्ठा दिखाया गया था। जर्मन मौसमविद अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत सन 1912 में प्रस्तावित किया। यह सिद्धांत महाद्वीप एवं महासागरों के वितरण से ही संबंधित था। इस सिद्धांत की आधारभूत संकल्पना यह थी कि सभी महाद्वीप एक अकेले भूखंड से जुड़े हुए थे। वेगनर के अनुसार आज के सभी महाद्वीप इस भूखंड के भाग थे तथा यह एक बड़े महासागर से घिरा हुआ था। उन्होंने इस बड़े महाद्वीप को पैंजिया का नाम दिया। पैंजिया का अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी। विशाल महासागर को पैंथालासा कहा, जिसका अर्थ है जल ही जल। वेगनर के तर्क के अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले इस बड़े महाद्वीप पैंजिया का विभाजन आरंभ हुआ। पैंजिया पहले दो बड़े महाद्वीपीय पिंडों लारेशिया और गोंडवाना लैंड क्रमशः उत्तरी व दक्षिणी भूखंडों के रूप में विभक्त हुआ। इसके बाद लॉरेशिया व गोंडवाना लैंड धीरे धीरे अनेक छोटे हिस्सों में बंट गए जो आज के महाद्वीप के रूप में हैं। महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में अनेक प्रमाण भी प्रस्तुत किए गए हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं। महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में प्रमाण। एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। महाद्वीपों में साम्य। दक्षिण अमेरिका व अफ्रीका के आमने सामने की तटरेखाएं अद्भुत व त्रुटि रहित साम्य दिखाती हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि 1964 ईस्वी में बुलर्ड ने एक कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से अटलांटिक तटों को जोड़ते हुए एक मानचित्र तैयार किया था। तटों का यह साम्य बिल्कुल सही सिद्ध हुआ। साम्य बिठाने की यह कोशिश आज की तटरेखा की अपेक्षा 1000 फैदम की गहराई की तटरेखा के साथ की गई थी। महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता। आधुनिक समय में विकसित की गई रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण रेडियोमेट्रिक डेटिंग विधि से महासागरों के पार महाद्वीपों की चट्टानों के निर्माण के समय को सफलता से जाना जा सकता है। 200 करोड़ वर्ष प्राचीन शैल समूहों की एक पट्टी ब्राजील तट और पश्चिमी अफ्रीका के तट पर मिलती है जो आपस में मेल खाती है। दक्षिण अमेरिका व अफ्रीका की तटरेखा के साथ पाए जाने वाले आरंभिक समुद्री निक्षेप जुरेसिक एज के हैं। इससे यह पता चलता है कि इस समय से पहले महासागर की उपस्थिति वहां नहीं थी। टिलाइट वे असादी चट्टानें हैं जो हिमानी निक्षेपण से निर्मित होती है। भारत में पाए जाने वाले गोंडवाना शैली के तलछटों के प्रतिरूप दक्षिण गोलार्ध के 6 विभिन्न स्थल खंडों से मिलते हैं। गोंडवाना श्रेणी के आधार तल में घने टिलाइट हैं जो विस्तृत व लंबे समय तक हिमावरण या हिमच्छादन की ओर इंगित करते हैं। इसी क्रम के प्रतिरूप भारत के अतिरिक्त अफ्रीका, फॉकलैंड द्वीप, मेडागास्कर, अंटार्कटिक और ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। गोंडवाना श्रेणी के तलछटों की यह समानता स्पष्ट करती है कि इन स्थल खंडों के इतिहास में भी समानता रही है।
हिमानी निर्मित टिलाइट चट्टानें पुरातन जलवायु और महाद्वीपों के विस्थापन के स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। प्लेशर निक्षेप। घाना तट पर सोने के बड़े निक्षेपों की उपस्थिति व उद्गम चट्टानों की अनुपस्थिति एक आश्चर्यजनक तथ्य है। सोना युक्त सिराएं गोल्ड बियरिंग वेन्स ब्राजील में पाई जाती हैं। अतः यह स्पष्ट है कि घाना में मिलने वाले सोने के निक्षेप ब्राजील पठार से उस समय निकले होंगे जब ये दोनों महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े थे। जीवाश्मों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। यदि समुद्री और रोधक के दोनों विपरीत किनारों पर जल व स्थल में पाए जाने वाले पौधे व जंतुओं की समान प्रजातियां पाई जाएं, तो उनके वितरण की व्याख्या में समस्या उत्पन्न होती है। इस प्रेक्षण से कि लेमूर भारत, मेडागास्कर व अफ्रीका से मिलते हैं, कुछ वैज्ञानिकों ने इन तीनों स्थलखंडों को जोड़कर एक सतत स्थलखंड लेमुरिया की उपस्थिति को स्वीकारा। मेसोसारस नाम के छोटे रेंगने वाले जीव केवल उथले खारे पानी में ही रह सकते थे। इनकी अस्थियां केवल दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण के प्रांत और ब्राजील में इरावर सेल समूह में ही मिलते हैं। ये दोनों स्थान आज एक दूसरे से 4800 किलोमीटर की दूरी पर हैं और इनके बीच में एक महासागर विद्यमान है। प्रवाह संबंधी बल, फोर्स फॉर ड्रिफ्टिंग। वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के दो कारण थे। पहला, पोलर या ध्रुवीय फ्लाइंग बल, पोलर फ्लाइंग फोर्स, और दूसरा है ज्वारीय बल, टाइडल फोर्स। ध्रुवीय फ्लाइंग बल पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। आप जानते हैं कि पृथ्वी की आकृति एक संपूर्ण गोले जैसी नहीं है, वरन यह भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है। यह उभार पृथ्वी के घूर्णन के कारण है। दूसरा बल जो वेगनर महोदय ने सुझाया वह ज्वारीय बल है, जो सूर्य व चंद्रमा के आकर्षण से संबंध है, जिससे महासागरों में ज्वार पैदा होते हैं। वेगनर का मानना था कि करोड़ों वर्षों के दौरान ये बल प्रभावशाली होकर विस्थापन के लिए सक्षम हो गए। यद्यपि बहुत से वैज्ञानिक इन दोनों ही बलों को महाद्वीपीय विस्थापन के लिए सर्वथा अपर्याप्त समझते हैं। संवहन धारा सिद्धांत, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। 1930 के दशक में आर्थर होम्स ने मेंटल भाग में संवहन धाराओं के प्रभाव की संभावना व्यक्त की। ये धाराएं रेडियोएक्टिव तत्वों से उत्पन्न ताप भिन्नता से मेंटल भाग में उत्पन्न होती हैं। होम्स ने तर्क दिया कि पूरे मेंटल भाग में इस प्रकार की धाराओं का तंत्र विद्यमान है। यह उन प्रवाह बलों की व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास था जिसके आधार पर समकालीन वैज्ञानिकों ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को नकार दिया। महासागरीय अधस्थल का मानचित्रण, मैपिंग ऑफ द ओशन फ्लोर। महासागरों की बनावट और आकार पर विस्तृत शोध यह स्पष्ट करते हैं कि महासागरों का अधस्थल एक विस्तृत मैदान नहीं है, वरन उनमें भी उच्चावच पाया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यानी कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 महासागरीय अधस्थल के निरूपण अभियान ने महासागरीय उच्चावच संबंधी विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की और यह दिखाया कि इसके अधस्थली में जलमग्न पर्वतीय कटके व गहरी खाइयां हैं जो प्रायः महाद्वीपों के किनारे पर स्थित हैं। मध्य महासागरीय कटके ज्वालामुखी उद्गार के रूप में सबसे अधिक सक्रिय पाई गई। महासागरीय परपटी की चट्टानों के काल निर्धारण डेटिंग ने यह तथ्य स्पष्ट कर दिया कि महासागरों के नितल की चट्टानें महाद्वीपीय भागों में पाई जाने वाली चट्टानों की अपेक्षा नवीन है। महासागरीय कटक के दोनों तरफ की चट्टानें जो कटक से बराबर दूरी पर स्थित हैं, उनकी आयु व रचना में भी आश्चर्यजनक समानता पाई जाती है। ये फिगर है महासागरीय अधस्थल की बनावट, ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन। इस भाग में हम महासागरीय तल की बनावट से संबंधित कुछ ऐसे तथ्यों का अध्ययन करेंगे जो महासागर व महाद्वीपों के वितरण को समझने में मददगार होंगे। महासागरीय तल की आकृतियां अध्याय 13 में विस्तार से वर्णित है। गहराई व उच्चावच के प्रकार के आधार पर महासागरीय तल को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है। ये भाग है, पहला है महाद्वीपीय सीमा, दूसरा है गहरे समुद्री बेसिन और तीसरा है मध्य महासागरीय कटक। महाद्वीपीय सीमा, कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स, ये महाद्वीपीय किनारों और गहरे समुद्री बेसिन के बीच का भाग है। इसमें महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय उभार और गहरी महासागरीय खाइयां आदि शामिल है। महासागर व महाद्वीपों के वितरण को समझने के लिए गहरी महासागरीय खाइयों के क्षेत्र विशेष महत्वपूर्ण और रोचक हैं। वितलीय मैदान, वेसल प्लेन्स, ये विस्तृत मैदान
महाद्वीपीय तटों व मध्य महासागरीय कटकों के बीच पाए जाते हैं। वितलीय मैदान वह क्षेत्र है जहाँ महाद्वीपों से बहाकर लाए गए अवसाद इनके तटों से दूर निक्षेपित होते हैं। मध्य महासागरीय कटक, मिड ओशियानिक रिड्ज। मध्य महासागरीय कटक आपस में जुड़े हुए पर्वतों की एक श्रृंखला बनाती है। महासागरीय जल में डूबी हुई ये पृथ्वी के धरातल पर पाई जाने वाली संभवतः सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाएं। इन कटकों के मध्यवर्ती शिखर पर एक रिफ्ट, एक प्रभाजक पठार और इसकी लंबाई के साथ साथ पार्श्व मंडल इसकी विशेषता है। मध्यवर्ती भाग में उपस्थित द्रोणी वास्तव में सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है। पिछले अध्याय में मध्य महासागरीय ज्वालामुखी के रूप में ऐसे ज्वालामुखी की जानकारी दी गई है। वह भूकंप और ज्वालामुखियों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज। भूकंपीय गतिविधि और ज्वालामुखी वितरण का दिए गए मानचित्र 4.5 और बॉम में अध्ययन करें। आप अटलांटिक महासागर के मध्यवर्ती भाग में तट रेखा के लगभग समानांतर एक बिंदु रेखा देखेंगे। यह आगे हिंद महासागर तक जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप के थोड़ा दक्षिण में यह दो भागों में बढ़ जाती है, जिसकी एक शाखा पूर्वी अफ्रीका की ओर चली जाती है और दूसरी म्यांमार से होती हुई न्यू गिनी पर एक ऐसी रेखा से मिल जाती है। आप यह पाएंगे कि यह बिंदु रेखा मध्य महासागरीय कटकों के समरूप है। भूकंपीय संकेंद्रण का दूसरा क्षेत्र छायांकित मेखला सैडेड बेल्ट के माध्यम से दिखाया गया है, जो अल्पाइन हिमालय श्रेणियों के और प्रशांत महासागर किनारों के समरूप है। सामान्यतः मध्य महासागरीय कटकों के क्षेत्र में भूकंप के उद्गम केंद्र कम गहराई पर हैं, जबकि अल्पाइन हिमालय पट्टी व प्रशांत महासागरीय किनारों पर ये केंद्र अधिक गहराई पर हैं। ज्वालामुखी मानचित्र भी इसी का अनुकरण करते हैं। प्रशांत महासागर के किनारों को सक्रिय ज्वालामुखी के क्षेत्र होने के कारण रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। ये फिगर देख लेते हैं। ये ज्वालामुखी को दिखा रहा है, ये ऐसे स्क्वायर वाला गंभीर भूकंप क्षेत्र को दिखा रहा है। फिर छिछले भूकंप केंद्र, ये जो डार्क है वो गंभीर भूकंप क्षेत्र को दिखा रहा है, जैसे हिमालय वाला रीजन। फिर छिछले भूकंप केंद्र को दिखा रहा है, ये हल्का हल्का वाला। फिर ज्वालामुखी उद्गार को दिखा रहा है, छोटा डॉट, और बड़ा डॉट जो है तप्त स्थल को दिखा रहा है। सागरीय अधस्थल का विस्तार, जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है, प्रवाह उपरांत अध्ययनों ने महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की जो वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के समय उपलब्ध नहीं थी। चट्टानों के पूरा चुंबकीय अध्ययन और महासागरीय तल के मानचित्रण ने विशेष रूप से निम्न तथ्यों को उजागर किया। पहला, यह देखा गया कि मध्य महासागरीय कटकों के साथ साथ ज्वालामुखी उद्गार सामान्य क्रिया है और ये उद्गार इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में लावा बाहर निकालते हैं। दूसरा, महासागरीय कटक के मध्य भाग की दोनों तरफ समान दूरी पर पाई जाने वाली चट्टानों के निर्माण का समय, संरचना, संगठन और चुंबकीय गुणों में समानता पाई जाती है। महासागरीय कटकों के समीप की चट्टानों में सामान्य चुंबकत्व ध्रुवण की नॉर्मल पोलैरिटी पाई जाती है तथा ये चट्टानें नवीनतम हैं। कटकों के शीर्ष से दूर चट्टानों की आयु भी अधिक है। तीसरा, महासागरीय परपट्टी की चट्टानें महाद्वीपीय परपट्टी की चट्टानों की अपेक्षा अधिक नई है। महासागरीय परपट्टी की चट्टानें कहीं भी 20 करोड़ वर्ष से अधिक पुरानी नहीं है। ठीक है। चौथा है, गहरी खाइयों में भूकंप के उद्गम अधिक गहराई पर हैं, जबकि मध्य महासागरीय कटकों के क्षेत्र में भूकंप उद्गम केंद्र यानी फोकी कम गहराई पर विद्यमान है। इन तथ्यों और मध्य महासागरीय कटकों के दोनों तरफ की चट्टानों के चुंबकीय गुणों के विश्लेषण के आधार पर हेंस ने 1961 में एक परिकल्पना प्रस्तुत की, जिसे सागरीय अधस्थल विस्तार यानी कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग के नाम से जाना जाता है। हेंस के तर्कानुसार महासागरीय कटकों के शीर्ष पर लगातार ज्वालामुखी उद्भेदन से महासागरीय परपट्टी में विभेदन हुआ और नया लावा इस दरार को भरकर महासागरीय परपट्टी को दोनों तरफ धकेल रहा है। इस प्रकार महासागरीय अधस्थल का विस्तार हो रहा है। महासागरीय परपट्टी का अपेक्षाकृत नवीन होना और इसके साथ ही एक महासागर में विस्तार से दूसरे महासागर के न सिकुड़ने पर हेंस ने महासागरीय परपट्टी के क्षेपण की बात कही। हेंस के अनुसार यदि ज्वालामुखी परपट्टी से नई परपट्टी का निर्माण होता है तो दूसरी तरफ महासागरीय गर्तों में इसका विनाश भी होता है। चित्र 4.3 में सागरीय तल विस्तार की मूलभूत संकल्पना को दिखाया गया है। यहाँ पे है अभिसारी प्लेट, रूपांतरण प्लेट, अपसारी प्लेट, अभिसारी प्लेट सीमा और ये सब चीजें दिखाई गई हैं। फिगर को अच्छे से देख लो। ये दिखा रहा है भूवैज्ञानिक काल महाद्वीपों की स्थिति कैसी थी।
प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट टेक्टोनिक्स। सागरीय तल विस्तार अवधारणा के पश्चात विद्वानों की महाद्वीपों व महासागरों के वितरण के अध्ययन में फिर से रुचि पैदा हुई। सन 1967 में मैकेंजी, पार्कर और मोर्गन ने स्वतंत्र रूप से उपलब्ध विचारों को समन्वित कर अवधारणा प्रस्तुत की, जिसे प्लेट विवर्तनिकी कहा गया, प्लेट टेक्टोनिक्स कहा गया। एक विवर्तनिक प्लेट, जिसे लिथोस्फेरिक प्लेट भी कहा जाता है, ठोस चट्टान का विशाल व अनियमित आकार का खंड है जो महाद्वीपीय व महासागरीय स्थल मंडलों से मिलकर बना है। ये प्लेटें दुर्बलता मंडल एस्टोनोस्फीयर पर एक दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था में चलायमान है। स्थल मंडल में परपटी एवं ऊपरी मंडल को सम्मिलित किया जाता है, जिसकी मोटाई महासागरों में 5 से 100 किलोमीटर और महाद्वीपीय भागों में लगभग 200 किलोमीटर है। एक प्लेट को महाद्वीपीय या महासागरीय प्लेट भी कहा जा सकता है, जो इस बात पर निर्भर है कि उस प्लेट का अधिकतर भाग महासागर अथवा महाद्वीप से संबंध है। उदाहरणार्थ, प्रशांत प्लेट मुख्यतः महासागरीय प्लेट है, जबकि यूरेशियन प्लेट को महाद्वीपीय प्लेट कहा जाता है। प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल मंडल 7 मुख्य प्लेटों व कुछ छोटी प्लेटों में विभक्त है। प्लेटों को दिखाया गया है। नवीन वलित, ये तो संसार की प्रमुख छोटी व बड़ी व छोटी प्लेटों का वितरण है। नवीन वलित पर्वत श्रेणियां, खाइयां और भ्रंश इन मुख्य प्लेटों को सीमांकित करते हैं। 4.7 में दिखाया गया, जो भी हम देख रहे थे। 4.5 में ये है और आगे 4.7। क्या 4.7 दिखाया गया है, 4.7 लिखा है, बट ये दिखा रहा है 4.5 में ही। पर्वत श्रेणियां, माफ करिएगा, नवीन वलित पर्वत श्रेणियां, खाइयां और भ्रंश इन मुख्य प्लेटों को सीमांकित करते हैं। प्रमुख प्लेट इस प्रकार है। पहला, अंटार्कटिक प्लेट, जिसमें अंटार्कटिक और इसके चारों ओर से घिरती महासागरीय प्लेट भी शामिल है। दूसरा, उत्तर अमेरिकी प्लेट, जिसमें पश्चिमी अटलांटिक तल सम्मिलित है, तथा दक्षिण अमेरिकन प्लेट व कैरिबियन द्वीप इसकी सीमा का निर्धारण करते हैं। तीसरा है दक्षिण अमेरिकी प्लेट, पश्चिम अटलांटिक तल समेत और उत्तरी अमेरिकी प्लेट व कैरिबियन द्वीप इसे पृथक करते हैं। चौथा है प्रशांत महासागरीय प्लेट। पांचवा, इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट। छठा है अफ्रीकी प्लेट, जिसमें पूर्वी अटलांटिक तल शामिल है। और सातवां है यूरेशियाई प्लेट, जिसमें पूर्वी अटलांटिक महासागरीय तल सम्मिलित है। कुछ महत्वपूर्ण छोटी प्लेटें निम्नलिखित है। कोकोस प्लेट, यह प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। दूसरा है नजका प्लेट, यह दक्षिण अमेरिका व प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। तीसरा है अरेबियन प्लेट, इसमें अधिकतर अरब प्रायद्वीप का भूभाग सम्मिलित है। चौथा है फिलीपीन प्लेट, यह एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। पांचवा है कैरोलिन प्लेट, यह न्यू गिनी के उत्तर में फिलिपियन व इंडियन प्लेट के बीच स्थित है। ग्लोब पर यह प्लेट पृथ्वी के पूरे इतिहास काल में लगातार विचरण कर रही है। वेगनर की संकल्पना की केवल महाद्वीपीय गतिमान है, सही नहीं है। महाद्वीप एक प्लेट का हिस्सा है और प्लेट चलायमान है। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि भूवैज्ञानिक इतिहास में सभी प्लेट गतिमान रही है और भविष्य में भी गतिमान रहेगी। चित्र 4.4 में विभिन्न कालों में महाद्वीपीय भागों की स्थिति को दर्शाया गया है। वेगनर के अनुसार आरंभ में सभी महाद्वीपों से मिलकर बना एक सुपर महाद्वीप पैंजिया के रूप में सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया के रूप में विद्यमान था। यद्यपि बाद की खोज ने यह स्पष्ट किया कि महाद्वीपीय पिंड जो प्लेट के ऊपर स्थित है भूवैज्ञानिक काल पर्यंत चलायमान थे और पैंजिया अलग अलग महाद्वीपीय खंडों के अभिसरण से बना था, जो कभी एक या किसी दूसरे प्लेट के हिस्से थे। पूरा चुंबकीय आंकड़ों के आधार पर वैज्ञानिकों ने विभिन्न भूकालों में प्रत्येक महाद्वीपीय खंड की अवस्थिति निर्धारित की। भारतीय उपमहाद्वीप अधिकांशतः प्रायद्वीपीय भारत की अवस्थिति नागपुर क्षेत्र में पाई जाने वाली चट्टानों के विश्लेषण के आधार पर आकी गई। प्लेट संचरण की फलस्वरूप 3 प्रकार की प्लेट सीमाएं बनती है। अपसारी सीमा, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, जब दो प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में अलग हटती है और नई परपट्टी का निर्माण होता है, उन्हें अपसारी प्लेट कहते हैं। वह स्थान जहाँ से प्लेट एक दूसरे से दूर हटती है उन्हें प्रसारी स्थान, स्प्रेडिंग साइट भी कहा जाता है। अपसारी सीमा का सबसे अच्छा उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक है। यहाँ से अमेरिकी प्लेट
उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिकी प्लेटें तथा यूरेशिया व अफ्रीकी प्लेटें अलग हो रही हैं। अभिसरण सीमा, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, जब एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे धंसती है और जहां भूप्रपट्टी नष्ट होती है वह अभिसरण सीमा है। वह स्थान जहां प्लेट धंसती है इसे प्रविष्टन क्षेत्र, सबडक्शन जोन भी कहते हैं। अभिसरण 3 प्रकार से हो सकते हैं। पहला, महासागरीय व महाद्वीपीय प्लेट के बीच। दूसरा, महासागरीय प्लेटों के बीच, 2 महासागरीय प्लेटों के बीच और 2 महाद्वीपीय प्लेटों के बीच। अब है रूपांतर सीमा, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, जहां न तो नई परपट्टी का निर्माण होता है न ही परपट्टी का विनाश होता है। इन्हें रूपांतर सीमा कहते हैं। इसका कारण है कि इस सीमा पर प्लेट एक दूसरे के साथ साथ क्षैतिज दिशा में सरक जाती है। रूपांतर भ्रंश, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, 2 प्लेट को अलग करने वाले तल हैं जो सामान्यतः मध्य महासागरीय कटकों से लंबवत स्थिति में पाए जाते हैं, क्योंकि कटकों के शीर्ष पर एक ही समय में सभी स्थानों पर ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता। ऐसे में पृथ्वी के अक्ष से दूर प्लेट के हिस्से भिन्न प्रकार से गति करते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी के घूर्णन का भी प्लेट के अलग खंडों पर भिन्न प्रभाव पड़ता है। प्लेट प्रवाह की दर कैसे निर्धारित होती है? प्लेट प्रवाह दरें, रेट्स ऑफ प्लेट मूवमेंट। सामान्य व उत्क्रमण चुंबकीय क्षेत्र की परपट्टी जो मध्य महासागरीय कटा के समानांतर है, प्लेट प्रवाह की दर समझने में वैज्ञानिकों के लिए सहायक सिद्ध हुई। प्रवाह की ये दरें बहुत भिन्न हैं। आर्कटिक कटक की प्रवाह दर सबसे कम है, 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी कम। ईस्टर द्वीप के निकट पूर्वी प्रशांत महासागरीय उभार जो चिली से 3400 किलोमीटर पश्चिम की ओर दक्षिण प्रशांत महासागर में है, इसका प्रवाह दर सर्वाधिक है, 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से अधिक। ये फिगर आप देख लें, धरती प्लेट का प्रवाह कैसे हो रहा है, प्रारंभिक कैसे था, फिर ऐसे फिर वर्तमान भारत कैसा है। प्लेट को संचालित करने वाले बल, फोर्स फॉर द प्लेट मूवमेंट। जिस समय वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रस्तुत किया था, उस समय अधिकतर वैज्ञानिकों का विश्वास था कि पृथ्वी एक ठोस गति रहित पिंड है। यद्यपि सागरीय अधस्थल विस्तार और प्लेट विवर्तनिकी दोनों सिद्धांतों ने इस बात पर बल दिया कि पृथ्वी का धरातल व भूगर्भ दोनों ही स्थिर न होकर गतिमान है। प्लेट विचरण करती है, यह आज एक अकाट्य तथ्य है। ऐसा माना जाता है कि दृढ़ प्लेट के नीचे चलायमान चट्टानें वृत्ताकार रूप में चल रही हैं। उष्ण पदार्थ धरातल पर पहुंचता है, फैलता है और धीरे धीरे ठंडा होता है, फिर गहराई में जाकर नष्ट हो जाता है। यही चक्र बारंबार दोहराया जाता है और वैज्ञानिक इसे संवहन प्रवाह कहते हैं। पृथ्वी के भीतर ताप उत्पत्ति के 2 माध्यम हैं, रेडियोधर्मी तत्वों का क्षय और अवशिष्ट ताप। आर्थर होम्स ने सन 1930 में इस विचार को प्रतिपादित किया, जिसने बाद में हैरी हेन्स की सागरीय तल विस्तार अवधारणा को प्रभावित किया। दृढ़ प्लेटों के नीचे दुर्बल व उष्ण मेंटल है जो प्लेट को प्रवाहित करता है। भारतीय प्लेट का संचलन, मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट। भारतीय प्लेट में प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपीय भाग सम्मिलित है। हिमालय पर्वत श्रेणियों के साथ साथ पाया जाने वाला प्रतिष्ठान क्षेत्र, सबडक्शन जोन, इसकी उत्तरी सीमा निर्धारित करता है, जो महाद्वीपीय अभिसरण कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस के रूप में है, अर्थात 2 महाद्वीपीय प्लेट की सीमा। यह पूर्व दिशा में म्यांमार के राकिनियोमा पर्वत से होते हुए एक चाप के रूप में जावा खाई तक फैला हुआ है। इसकी पूर्वी सीमा एक विस्तारित तल, स्प्रेडिंग साइट है, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में महासागरीय कटक के रूप में है। इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान की किरथल श्रेणियों का अनुसरण करती है। यह आगे मकरान तट के साथ साथ होती हुई दक्षिण पूर्वी चागोस द्वीप समूह के साथ साथ लाल सागर द्रोणी, जो विस्तारण तल है, में जा मिलती है। भारतीय तथा अंटार्कटिक प्लेट की सीमा भी महासागरीय कटक से निर्धारित होती है, जो एक अपसारी सीमा डाइवर्जेंट बाउंड्री है, और यह लगभग पूर्व पश्चिम दिशा में होती हुई न्यूजीलैंड के दक्षिण में विस्तारित तल में मिल जाती है। भारत एक बृहद द्वीप था जो ऑस्ट्रेलियाई तट से दूर एक विशाल महासागर में स्थित था। लगभग 22.5 करोड़ वर्ष पहले तक टेथिस सागर इसे एशिया महाद्वीप से अलग करता था। ऐसा माना जाता है कि लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले जब पैंजिया विभक्त हुआ तब भारत ने उत्तर दिशा की ओर खिसकना आरंभ किया। लगभग 4 से 5 करोड़ वर्ष पहले भारत एशिया से टकराया व परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का उत्थान हुआ। 7.1 करोड़ वर्ष पहले से आज तक की भारत की स्थिति मानचित्र 4.6 में दिखाई गई है। आरेख 4.6 भारतीय उपमहाद्वीप व यूरेशिया प्लेट की स्थिति भी दर्शाता है। आज से लगभग 14 करोड़ वर्ष पहले यह उपमहाद्वीपीय सुदूर दक्षिण में
50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित था। इन दो प्रमुख प्लेटों को टेथिस सागर अलग करता था और तिब्बती खंड एशियाई स्थल खंड के करीब था। भारतीय प्लेट की यूरेशियन प्लेट की तरफ प्रवाह के दौरान एक प्रमुख घटना घटी। वह थी लावा प्रवाह से दक्कन ट्रैप का निर्माण होना। ऐसा लगभग 6 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ और एक लंबे समय तक यह जारी रहा। याद रहे कि यह उपमहाद्वीप तब भी भूमध्य रेखा के निकट था, लगभग 4 करोड़ वर्ष पहले, और इसके पश्चात हिमालय की उत्पत्ति आरंभ हुई। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह प्रक्रिया अभी भी जारी है और हिमालय की ऊंचाई अब भी बढ़ रही है।